गुड इवनिंग एवरीडी। एक तो कल मैंने कहा था एक मैं चेक करूंगा, बोला था अन्य कला क्या खरीदा और नहीं जा सकता। एक स्टेटमेंट लिखाया था मैंने एमपी शर्मा का, प्रशासन की कला को खरीदा नहीं जा सकता। वो एमपी शर्मा का नहीं है, उर्विक का है। मुझे डाउट हुआ था, मैंने कहा मुझे शायद तो वो इसलिए उर्विक कर लेना है। एमपी शर्मा की जगह वो स्टेटमेंट उर्विक का है। छोटा पड़ जाएगा, चलो बाद में बनवाएंगे इसको। इसको बना लें एक बार।
बना लिया। देखो, कल मैंने आप लोगों को कला और विज्ञान की बात बताई थी, और कला और विज्ञान के संबंध में मैंने विज्ञान पढ़ाते समय कुछ नाम लिखाए थे, CPM, PERT, बल्क स्टडी। एक्चुअली ये लोक प्रशासन के क्षेत्र में कुछ वैज्ञानिक तकनीकें हैं, इन तकनीकों के नाम हैं। इनमें गहराई में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको नाम ध्यान रखने हैं कि ये वैज्ञानिक तरीके हैं। मतलब प्रशासनिक कामों में मशीनों का प्रयोग करना, जैसे कंप्यूटर आदि, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह का उपयोग करते हुए प्रशासन को तीव्रता से संचालित करने की प्रक्रियाएं हैं, ये वैज्ञानिक तरीके हैं। तो उनके लिए मैंने लिखाया था, तो उनके लिए इनमें डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों से उतना डिटेल में पूछा भी नहीं जाता, ना ही पूछे जाना चाहिए, क्योंकि ये IAS के लेवल के पेपर जब हम देते हैं तो वहाँ क्रिटिकल पाथ मेथड, CPM को फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, ऐसे होता है। PERT का मतलब होता है प्रोग्राम एवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये जब हम हायर लेवल पे पढ़ते हैं तो वहाँ काम में आते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को उतना ही पढ़ना है जितना अपने लिए सेकंड गेट के लिए उपयोगी हो, ज़्यादा अपन को नहीं जाना है, ठीक है। उनकी गहराई में भी नहीं जाएंगे आप लोग। तो केवल नाम याद रख लीजिए कि यहाँ भी वैज्ञानिक तकनीकों पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना। अब हम नया टॉपिक लेते हैं आज, और टॉपिक है लोक प्रशासन का क्षेत्र। कल मैंने, आपको याद होगा कि मैंने प्रकृति के बारे में बताया था, और मेरी एक आदत है कि जब तक मुझे एक एक शब्द का मीनिंग पता नहीं हो अच्छे से, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता। और ऐसे ही मैं सोचता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को भी हर बात का, हर छोटी छोटी बात का मीनिंग पता होना चाहिए, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। अब शब्द आ रहा है आपके सामने, क्या? क्षेत्र। क्षेत्र शब्द आ रहा है, और इंग्लिश में शब्द आ रहा है क्या? स्कोप। स्कोप। अगर मैं स्कोप की जगह एरिया लिख देता तो भी हिंदी अर्थ क्या होता उसका? क्षेत्रीय होता। लेकिन इंग्लिश में शब्द एरिया अलग है और स्कोप अलग है, दोनों शब्द अलग अलग है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, इंग्लिश के शब्द के आधार पे कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एरिया में और स्कोप में क्या अंतर है? क्या अंतर है, कोई बताएगा मुझे आप में से? स्कोप क्या होता है और एरिया क्या होता है? बिल्कुल, कुछ हद तक ठीक बता रहे हो आप। बात को मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं। एरिया, एरिया ज्योग्राफिकल विभाजन को, भूमि का ज्योग्राफिकल जो विभाजन है उसको एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिया। मतलब जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, जितनी जगह मैंने ऑक्यूपाई कर रखी है, वो मेरा एरिया है। क्या है? मेरा एरिया। एरिया बोला उसको, एक ज्योग्राफिकल इकाई के रूप में अपन एरिया शब्द का प्रयोग करते हैं। वहीं स्कोप, स्कोप यानी क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब यहां पर एरिया से नहीं है, ज्योग्राफिकल एरिया से नहीं है, यहां पर प्रभाव क्षेत्र से है। किससे है? प्रभाव क्षेत्र। प्रभाव क्षेत्र का मतलब होता है प्रशासन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कहां कहां तक उसका प्रभाव क्षेत्र है, कहां कहां तक फैला है। कभी किसी को गांव के अंदर कहते नहीं कहते, पर हम जब छोटे थे, हमारे यहाँ आस पड़ोस में जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तब स्कूल में लड़ते थे, तो आपस में लड़ाई हो जाती तो आपस में कहते थे अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, कभी मेरे एरिया में आके देखना। कहते नहीं कहते? तो वो एक्चुअल में प्रभाव क्षेत्र के आधार पर ज्योग्राफिकल एरिया भी डिवाइड कर रखा होता है। प्रभाव क्षेत्र के आधार पे मतलब मेरी जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी का जो यहां तक का एरिया, यहां तक सब लोग मुझे जानते हैं, मेरे यार दोस्त रहते हैं। अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं उन सबको बुला लूंगा, तब मैं तुझे बता दूंगा। और वहां से परे जाएंगे तो मेरा प्रभाव क्षेत्र
खत्म हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो यहां पर बात जो की जा रही है वो किसकी की जा रही है? प्रभाव क्षेत्र की जाती है। प्रभाव क्षेत्र मतलब वह एरिया जहां तक किसी व्यक्ति की क्रियाकलापों का, एक्टिविटीज का प्रभाव रहता है। मतलब लोक प्रशासन, प्रशासन क्या है? प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां, जनता के लिए जो भी गतिविधियां की जाती है वो सब क्या है? प्रशासन है। तो प्रशासन क्या है? प्रशासन जिस जिस एरिया को प्रभावित करता है वो सब उसका क्या है? प्रभाव क्षेत्र है। क्या है? प्रभाव क्षेत्र। अब बताइए मुझे कि प्रशासन व्यक्ति के जीवन में कहां कहां तक लोगों को प्रभावित करता है? ऐसा कोई भी एक पार्ट बता दो, मैं महत्व पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा उसमें। जन्म से लेके कब्र तक, एक स्टेटमेंट दिया है, जन्म से लेके कब्र तक व्यक्ति के जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रशासन से जुड़ा हुआ नहीं हो। सही है गलत है ये बात? सही है। देखो, बच्चा जब मां के गर्भ में आता है तो जच्चा और बच्चे के टीके लगना, उसके पोषण की जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। आशा बहन जी वगैरह जो होती हैं वो घर घरों में जाके पता करती हैं कि कौन कौन गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए दाल, प्रोटीन, दूध वगैरह, चावल वगैरह बहुत सारी चीजें जो है सरकार की ओर से मुफ्त दे के आती है, घर घर पहुंचाती हैं। ये सरकार ने योजना। जच्चा बच्चा कार्ड बनाते हैं उनका, उसको ममता कार्ड या जो भी कार्ड कहते हैं वो कार्ड बनता है। फिर डिलीवरी, सुरक्षित प्रसव कराने के लिए, सुरक्षित डिलीवरी करवाने के लिए और हॉस्पिटलों में उनको ले जाने के लिए शिशु जननी सुरक्षा योजना जैसी योजनाएं चल रही हैं। व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद में उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है। उस मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर डॉक्यूमेंटों में चेंजेज आते हैं। ये भी प्रशासन का काम है। व्यक्ति को अंतिम संस्कार करवाने की जिम्मेदारी भी प्रशासन की है। आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि बहुत सारे कोई लावारिस लाश मिल जाती है तो पुलिस वाले उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। पुलिस वाले कहते हैं, विज्ञापन निकालते हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कोई आ जाए, नहीं आता है तो सह सम्मान के साथ में पुलिस वाले उसका क्या कहते हैं? अंतिम संस्कार करते हैं। मतलब पुलिस प्रशासन भी अपने आप में प्रशासन है। मैं आपको केवल इतनी सी बात बताना चाह रहा हूं कि प्रशासन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। अब यहां से आप लोगों को केवल ये बात समझ में आई होगी कि क्षेत्र होता क्या है, क्षेत्र शब्द का मतलब क्या है। यहाँ क्षेत्र में केवल ज्योग्राफिकल एरिया ही नहीं आता बल्कि प्रभाव क्षेत्र भी आता है। जहां जहां तक प्रशासन के हाथ हैं, गतिविधियां इंसान के जीवन को प्रभावित करती हैं, वो सारा की सारा क्षेत्र क्या है? प्रशासन का क्षेत्र है। बात समझ में आ गई क्या? अब देखो, प्रशासन के क्षेत्र को लेके भी विचारकों में लड़ाइयां हैं। विचारकों में अलग अलग बातें हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से बातें करते हैं। प्रशासन को सैद्धांतिक आधार पर समझने की कोशिश करें, प्रशासन के क्षेत्र को सैद्धांतिक आधार पर समझने की कोशिश करें तो विभिन्न विचारकों के दो दृष्टिकोण हैं। कितने दृष्टिकोण हैं? दो दृष्टिकोण। सैद्धांतिक आधार पर दो दृष्टिकोण हैं और पहला दृष्टिकोण है पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण और दूसरा है विषय वस्तु दृष्टिकोण। बेटा, पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि ये लूथर गुलिक ने दिया है। लूथर गुलिक ने दिया है। पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण किसने दिया है? लूथर गुलिक ने प्रतिपादित किया है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण किसने दिया था? कल पढ़ाया था, साइमन, स्मिथवर्ग, थॉमसन और एक चौथा नाम लूथर गुलिक बताया था मैंने कल आपको। तो पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण जो है ये लूथर गुलिक ने दिया है। और लूथर गुलिक साहब क्या कहते हैं, सुनना आप ध्यान से। लूथर गुलिक साहब, मैं पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण को अलग पेज पे ले रहा हूं, जगह नहीं है यहाँ पे, यहां लिख देता हूं मैं। एक शब्द है पोस्ट कॉर्ब। पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण लूथर गुलिक ने दिया है। और लूथर गुलिक साहब क्या कहते हैं? देखो, लूथर गुलिक साहब कहते हैं कि भैया ऐसा है, लोक प्रशासन को समझना है या लोक प्रशासन
के क्षेत्र को जानना है। देखो ये प्रबंध के दृष्टिकोण का समर्थन भी करता था। वही बात वापस कह रहा है ये, अगर आपको लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझना है तो ऊपर के लेवल पे अधिकारियों के द्वारा जो गतिविधियां की जाती हैं, कौन सी गतिविधियां की जाती हैं? प्रबंधकीय गतिविधियां की जाती हैं। कौन सी? प्रबंधकीय गतिविधियां की जाती हैं। इन गतिविधियों का अध्ययन कर लो। लोक प्रशासन के क्षेत्र में यही गतिविधियां आती हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र में केवल और केवल प्रबंधकीय गतिविधियां आती है। प्रबंधकीय गतिविधियां कौन कौन सी हैं? इसने कहा कि मैं बताता हूं कौन कौन सी हैं। उसने कहा 7 गतिविधियां हैं। कितनी हैं? 7 गतिविधियां। उसने कहा कि ये प्रबंधकीय गतिविधियां जो टॉप लेवल पे अधिकारियों द्वारा, मैनेजरों के द्वारा, प्रबंधकों द्वारा जो की जाती हैं वो 7 गतिविधियां हैं। चाहे सरकारी प्रशासन हो चाहे वो निजी प्रशासन हो, हर प्रशासन में हर जगह पर ये 5 गतिविधियां, 5 तकनीकें अपनाई जाती हैं। सॉरी 7 गतिविधियां या 7 तकनीकें अपनाई जाती हैं। ये 7 गतिविधियां क्या हैं? पी का मतलब होता है प्लानिंग। पी का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है कि हर एक संगठन में उच्च अधिकारी संगठन के लिए, प्रशासन के लिए योजना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? योजना बनाते हैं। तो प्लानिंग करना मतलब योजना बनाना, नियोजन करना। पी का मतलब नियोजन करना। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग। बेटा कई बार किताबों में ऑर्गेनाइजेशन लिखा रहता है, ठीक है चल जाएगा, बट ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन को कहते हैं। और यहां हम क्रिया की बात कर रहे हैं, गतिविधि की बात कर रहे हैं। तो एक 7 गतिविधियों को शामिल कर रहा है। कितनी? 7 गतिविधियों। 7 गतिविधियों में से दूसरी गतिविधि है ऑर्गेनाइजिंग, मतलब संगठित करना। किसी संगठन को, प्रशासन को चलाने के लिए भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जैसे आपका कलाम इंस्टीट्यूट है, एक संगठन है, इसको अच्छी तरह से रन करने के लिए बिल्डिंग की आवश्यकता, पंखों की आवश्यकता, टेबल कुर्सी की आवश्यकता, इस मार्कर की, इस बोर्ड की, सब चीज की आवश्यकता है, इस माइक की आवश्यकता है। ये सारी की सारी चीजों को व्यवस्थित रूप से संगठित करना, एकत्रित करना ही क्या कहलाएगा? ऑर्गेनाइजिंग कहलाएगा। बात समझ में आई क्या? ऑर्गेनाइजिंग कहलाएगा। एस का मतलब होता है बेटा स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कि किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए, किसी भी संगठन या प्रशासन को चलाने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा इस संगठन में कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, स्टाफ की भर्ती की जाती है। आप शिक्षा विभाग एक संगठन है, आप जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो तैयारी शिक्षा विभाग के कर्मचारी होने की कर रहे हो। आप एग्जाम पास कर लोगे तो जो डीओपी है, डीओपी कार्मिक विभाग है, वो आपकी नियुक्ति करेगा और नियुक्ति करके आपको शिक्षा विभाग में पोस्टिंग दे देगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो कर्मचारियों की नियुक्ति करना, योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना। आपकी एग्जाम इसलिए ली जा रही है कि आप में से जो जो योग्य हैं टीचर बनने के, वो सारे के सारे यहां पर इस संगठन में नीचे आकर के काम करें। तो ये कहलाता है क्या? स्टाफिंग करना, नियुक्ति करना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना। डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का मतलब होता है निर्देशित करना। ऊपर वाले अधिकारी नीचे वालों को काम करने के लिए बार बार आदेश निर्देश देते हैं कि नहीं देते? ऐसे करिए, वैसे करिए, ये काम कीजिए, वो काम कीजिए। इन्होंने कहा डायरेक्टिंग करना, निर्देशित करना। ये क्या कहलाता है? ये भी डी का मतलब क्या हो गया? डायरेक्टिंग। ये भी कौन सी गतिविधि है? प्रबंधकीय गतिविधि है। प्रबंधकीय गतिविधि है। अभी तक कितनी गतिविधियां हमने जान ली? 4। कौन कौन सी? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। अब इसके बाद में जो सी और ओ, आपको ध्यान देंगे तो लगेगा कि ये दोनों एक हैं। सी और ओ को मैंने छोटा बनाया है। छोटा बनाने के पीछे रीजन है कि ये एक ही अक्षर है, मतलब एक गतिविधि को दर्शाता है, और वो गतिविधि है कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेशन। समन्वय करना।
देखो इस संगठन में ये भी अधिकारी है, ये भी कर्मचारी है, मतलब सारे के सारे अधिकारी कर्मचारी जो हैं काम कर रहे हैं, सबके काम बटे हुए हैं, सबके अपने काम बटे हुए हैं। ये लोग ये अपना काम कर रहा है, ये अपना कर रहा है, ये अपना कर रहा है, ये सारे लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। अब इनके उच्च अधिकारी ये इन दोनों के काम में कोऑर्डिनेशन स्थापित करेगा, इन दोनों के काम में ये कर लेगा, इनके काम में ये कर लेगा, फिर इनके कामों में इनके ऊपर वाले कोऑर्डिनेशन स्थापित करेंगे, मतलब तालमेल बैठाना। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? तालमेल बैठाना। यानी विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा अपने पदों के अलग अलग काम किए जाते हैं, ये सारे कामों को ऊपर वाले अधिकारी क्या कहते हैं? तालमेल बिठाते हैं। ये इनके में, ये इनके में, ये इनके में, और ये पूरा संगठन के कामों में तालमेल बिठाता है। कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम अधिकारियों का होता है, उच्च अधिकारियों का विशेष रूप से होता है। आर का मतलब क्या होता है बेटा? रिपोर्टिंग। इन्होंने जो नीचे वालों को आदेश निर्देश दिए, उन आदेश निर्देशों के अनुसार नीचे वालों ने काम किया या नहीं किया, काम किया तो कितना किया, क्या रिजल्ट आए, उसकी समय समय पर उच्च अधिकारी रिपोर्ट मांगते हैं। समय समय पर उच्च अधिकारी क्या मांगते हैं? रिपोर्ट मांगते हैं। उन रिपोर्टों को इकट्ठा करके यहाँ पे निष्कर्ष निकाला जाता है कि आखिरकार कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है। तो नीचे वाले कर्मचारियों से प्रतिवेदन मांगना, रिपोर्ट मांगना भी काम किनका है? उच्च अधिकारियों का। रिपोर्टिंग करवाना, नीचे वालों से रिपोर्टिंग करवाना। कहते हैं ना अधिकारी, ये काम कल शाम तक करके मुझे रिपोर्ट करना। हम ऑफिसों के अंदर यही कहते हैं, मैं हमेशा यही कहता हूं। अभी मैं जस्ट एक मेरा जो पहले वाला स्टाफ था, उस स्टाफ के पास बैठा था, तो वो जो स्टाफ है इतना बढ़िया था, लेकिन आजकल जो नई अधिकारी, उनके महिला अधिकारी आई हैं अभी प्रमोट होके, तो वो महिला अधिकारियों के साथ उनकी ट्यूनिंग सही नहीं है स्टाफ की। तो मैंने पूछा, यार तुम लोगों की ट्यूनिंग क्यों नहीं है, इतना बढ़िया स्टाफ है, मैं छोड़ के गया था तुम लोगों को, बढ़िया मेरे यहाँ काम करते थे। जो डिप्टी कमिश्नर साहब है वो मुझे कह देते, बोला यार धाकड़ जी आप गए उसके बाद में मामला सब गड़बड़ है। मैं अकेला था, 2 वार्डों को संभालता था, 2 अधिकारियों का काम अकेला संभालता था। अब दोनों नई अधिकारियां अलग अलग आ गई, महिलाएं हैं, उनसे दोनों को काम नहीं संभल रहा। वो रोजाना अपने स्टाफ की शिकायत करती हैं। अब वो स्टाफ मुझे कह रहा था, बोला साहब आपने कभी शिकायत ही नहीं करी हमारी, और कोई अगर उच्च अधिकारी हमारे खिलाफ एक्शन भी लेता था या पूछता था तो आपने हमेशा पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया हमारा, हमको बचाया, और हम कभी चले जाते थे छुट्टी पे बिना बताए जो भी है तो आप पीछे से संभाल लेते थे। मैंने कहा तो यार ये तो नॉर्मल है भाई, मैं अधिकारी हूं, मेरे सबॉर्डिनेट स्टाफ है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, उसका संरक्षक हूं मैं, बचाने की जिम्मेदारी भी मेरी है, स्टाफ को कोऑपरेट करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो मैंने पूछा कि झगड़ा क्यों होता है तुम्हें, किस बात पे? बोला साहब ये जो मैडम है ना, इनको आता तो कुछ नहीं है काम, और ये चाहती है कि मैं अधिकारी हूं, मुझे हर बात पे रिपोर्ट करें यहाँ आकर के। तो मैंने कहा यार, बोला साहब आप तो पूछते ही नहीं थे, आप तो केवल एक बार डायरेक्शन देते थे, अरे सागर ये कर लेना, और मैं बाद में, अच्छा उस सागर की नेचर ऐसी है, वो लड़का बहुत इंटेलिजेंट और फटाफट इतना स्पीडली काम करता है और परफेक्ट काम करता है। मैंने कुछ दिन तो मुझे भी लगा, मैंने कहा ये बताता ही नहीं है काम किया कि नहीं किया, लेकिन मुझे उसका नेचर समझ में आ गया कि ये लड़का इंट्रोवर्ट ज्यादा है, तो मैंने उसके नेचर को समझ लिया। मैंने कहा ये इंट्रोवर्ट है, काम कर लेता। फिर मैं पूछता, सागर वो काम किया क्या? सर हो गया ना वो तो, मैंने कब का कह दिया, तो मैंने बता तो देता भले मानस। बोला सर वो आप पूछते तो मैं बता देता, आपने अब पूछा तो मैंने बता दिया। फिर मैं समझ गया कि आगे से नहीं बताएगा। अब वो मैडम ये चाहती हैं कि काम किया नहीं किया जो भी है पहले मुझे बता, करके भी बता मुझे आकर के। तो मैंने कहा, फिर वो मैंने कहा यार इसलिए तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, स्टाफ जैसा है उसके अकॉर्डिंग ढल जाना चाहिए। अधिकारी को भी थोड़ा सा प्रेम से बात करोगे तो मान जाएगा, और काम कर रहा है ना, तुम्हें तो काम से मतलब है, तुम पूछ लो, वो नहीं बता रहा तो। मैं पूछता था कई बार, मैंने सागर वो काम हुआ नहीं हुआ है, डीसी साहब रिपोर्ट मांग रहे हैं। साहब वो तो हो गया, मैंने कह दिया, सुबह ही कह दिया, मेल कर दिया साहब। मैंने अच्छा ठीक है, तूने बताया नहीं यार। सर वो बताता क्या, उन्होंने भेज दिया उनको, डीसी साहब की मेल आईडी पे दिख रहा होगा वो तो मैं समझ गया
कि ये लड़का अपना काम करता मस्त रहता है, तो मैंने कहा इसको ऐसे ही रहने दो, क्यों परेशान करें, उसका नेचर क्यों बदले, जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग ढल जाओ, आपको काम करवाना आना चाहिए। तो वो एक ही बात कह रहा था, साहब ये चाहती है मैडम कि हमारी हाजिरी में 2 मिनट में ही खड़ा हो जाए यहाँ करके। हर बात में बोला काम करता नहीं है, काम करते हैं, दूसरी मैडम का फोन आ जाता है, उनका काम करो तो उनका आ जाता है, उनका, वो बावड़े हो जाते हैं, तो परेशान हो जाते हैं। तो आखिरकार उन्होंने क्या किया, दोनों का ही काम करना बंद कर दिया। अब वो जाके डीसी साहब को शिकायत करी आई, ऊपर वाले अधिकारी, जोनल कमिश्नर को, एडिशनल कमिश्नर को, सर हमारा स्टाफ खराब है, काम नहीं करता। डिप्टी कमिश्नर को शिकायत कर दिया। अब डिप्टी कमिश्नर साहब और एडिशनल कमिश्नर साहब कहेंगे, बोला धाकड़ जी के साथ तो कभी ऐसी समस्या नहीं आई, वो तो बहुत तारीफ करते थे स्टाफ की कि मेरा स्टाफ बहुत बढ़िया, काम टाइम पे होता था सारा। तो इसका मतलब उच्च अधिकारियों को यह समझ में आ जाता है कि काम करवाना अधिकारी को ही नहीं आता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो मैं आपको केवल इतनी सी बात बता, रिपोर्टिंग करवाना, नीचे वालों से काम किया या नहीं किया बार बार पूछना, बार बार पूछने से भी काम नहीं चलता है यार, परेशान हो जाता है नीचे वाला भी। रिपोर्टिंग करवाना, काम दे दिया, उसको बता दिया भैया तू ये कर देना, नहीं हो तो कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछ लेना। तो उच्च अधिकारी जो अभी वर्तमान में वहां पर हैं, वो बार बार रिपोर्टिंग करवाती हैं। सागर क्या हुआ, वो काम हुआ कि नहीं हुआ, महेश क्या हुआ, वो काम हुआ कि नहीं हुआ। एक वो जेसीटीओ मैडम है, वो हंसा, उससे तो उस अधिकारी की लड़ाई हो गई, वो बोलती नहीं है आपस में, महिलाओं में ईगो ज्यादा टकराता है। और वो इतना बढ़िया स्टाफ, इतना सुबह से शाम तक काम करने वाला स्टाफ था। तो बोला साहब ये इनको खुद आता तो है नहीं है, और बार बार ये ऐसे दिखाते हैं कि जिन कितने बड़े अधिकारी हमारी सेवा में हमेशा खड़े रहो। अरे मैंने कहा यार अपने स्टाफ में काई का अधिकारी कर्मचारी, प्रेम पूर्वक टीम भावना से काम होना चाहिए। कभी भी किसी सबॉर्डिनेट को ये लगना नहीं चाहिए कि मैं अधिकारी पना दिखा रहा हूं और नीचे वाला अपने आप को इंफीरियर फील कर रहा है, क्योंकि हर आदमी का एक आत्मसम्मान होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको कह रहा रिपोर्टिंग करवाते हैं, बार बार रिपोर्ट मांगते हैं। बी का मतलब हो गया बजटिंग, बी का मतलब क्या हो गया, बजटिंग हो गया। बजटिंग का मतलब हो गया बजट तैयार करना। संगठन में ऊपर से लेके नीचे तक जो भी कामकाज किया जाता है बिना पैसे के हो सकता है क्या, कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा, काम करने के लिए खर्चा होगा। तो किस मद पर कितना पैसा देना है, कैसे पैसा आएगा, कहाँ खर्च होगा, कितना खर्च होगा, कौन खर्च करेगा, इन सब का लेखा जोखा जो तैयार होता है वो किस में होता है, बजट में होता है। वो किस में होता है, बजट में होता है। तो लूथर गुलिक साहब क्या कहते हैं, लूथर गुलिक साहब कहते हैं कि लोक प्रशासन को समझना कोई टेढ़ा काम नहीं है, लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझना कोई टेढ़ा काम नहीं है। लोक प्रशासन का क्षेत्र को समझना है तो आप 7 गतिविधियों को, 7 तकनीकों को समझ लें, इन तकनीकों के प्रभाव क्षेत्र को समझ लें, आपको लोक प्रशासन का क्षेत्र समझ में आ जाएगा। और वो 7 तकनीकों के पहले अक्षरों को मिलाकर के और 7 अक्षरों को मिलाकर के शब्द बना दिया क्या, पोस्ट कॉर्व। क्या बना दिया, पोस्ट कॉर्व शब्द बना दिया और कह दिया कि लोक प्रशासन जो है केवल और केवल इन 7 गतिविधियों तक, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग तक सीमित है। ये इतना ही नहीं कहते, ये कहते हैं, लूथर गुलिक साहब कहते हैं कि उच्च अधिकारी, जो भी अधिकारी, प्रबंधक यहाँ पे जो ये काम करते हैं वो 7 प्रकार की गतिविधियां, चाहे सरकारी संगठन हो चाहे निजी संगठन हो। आप बताइए सरकारी संगठन में प्लानिंग की आवश्यकता होती है कि नहीं होती, निजी में होती है कि नहीं होती है। ऑर्गेनाइजिंग यानी वस्तुओं को, सामान को व्यवस्थित तरीके से एकत्रित करने की आवश्यकता सरकारी और निजी दोनों में होती है कि नहीं होती है। आप बताइए अच्छा स्टाफ, योग्यता के आधार पे कर्मचारियों की नियुक्ति करना सरकारी संगठन में भी जरूरी है और निजी संगठन में भी जरूरी है। डायरेक्टिंग, समय समय पर दोनों ही प्रकार के संगठनों में आदेश और निर्देश दिए जाते हैं। कोऑर्डिनेशन, सरकारी संगठनों में भी समन्वय या तालमेल बिठाना जरूरी है और प्राइवेट में भी है। रिपोर्टिंग, नीचे वालों से सूचनाएं या प्रतिवेदन मांगना कि आपने क्या काम किया, कितना किया, ये भी जो है एक तरह से
सरकारी और निजी दोनों प्रकार के संगठनों में जरूरी है। और बजट, पैसे की आवश्यकता दोनों ही प्रकार के संगठनों में पड़ती है। आय व्यय का लेखा जोखा बजट बनाना पड़ता है, कहाँ? सरकारी में और निजी में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पोस्ट कॉर्पोरेट दृष्टिकोण ये कहता है कि लोक प्रशासन 7 गतिविधियों तक सीमित है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में 7 गतिविधियां आती हैं और ये 7 गतिविधियां सरकारी और निजी प्रशासन, किसी भी प्रकार का प्रशासन हो, सभी जगह लागू होती हैं, सभी प्रकार के संगठनों में लागू होती हैं। इसका मतलब है सरकारी प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं होता है। समझ में आ गई क्या बात? सरकारी प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं है। यानी ये तकनीकों पर बल दे रहा है, 7 तकनीकों पर, 7 गतिविधियों पर। ये कहता है कि अगर आपको इस संगठन को सफल बनाना है, अपने प्रशासन को सफल बनाना है, तो आप इन 7 गतिविधियों पर, 7 तकनीकों पर ढंग से ध्यान दे लीजिए, इनको ढंग से सुधार लीजिए। आपका संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में, आपका प्रशासन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाएगा। आपका कलाम इंस्टीट्यूट है तो कलाम इंस्टीट्यूट का उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन देना। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि कलाम इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट के लोग हैं, ये ढंग से प्लानिंग करें वैकेंसियों के हिसाब से। सारी प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए। जो जो सामग्री चाहिए वो प्रॉपर तरीके से एकत्रित होनी चाहिए। जो योग्य स्टाफ है उस योग्यता के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती करनी चाहिए, फैकल्टीज को बुलाना चाहिए। डायरेक्टिंग, समय समय पे आदेश निर्देश नीचे वालों को देना चाहिए। और कोऑर्डिनेशन, विभिन्न, अब देखो 8-8 सब्जेक्टों को पढ़ाने के लिए 8-8 फैकल्टी पढ़ाने आ रही है आपके पास। अब हर फैकल्टी अपना अपना पढ़ा के चली जाएगी, इसके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का काम किनका है? उच्च अधिकारियों का, इस कोचिंग के मैनेजमेंट के आदमियों का है। तो कोऑर्डिनेशन बिठाना चाहिए, रिपोर्टिंग करवाना, कितना कोर्स हुआ, कितना नहीं हुआ, सारी रिपोर्ट ये। और बजटिंग, कितना पैसा खर्च होगा, कैसे खर्च होगा, कहाँ कहाँ खर्च करना है, कैसे कैसे खर्च करना है, कहाँ ज्यादा कहाँ कम, ये सब कुछ भी मैनेजमेंट में होता है। होता है नहीं होता? तो अगर आपने इन 7 गतिविधियों को अच्छे से समझ लिया और इनको प्रॉपर तरीके से लागू कर दिया, तो चाहे संगठन सरकारी हो चाहे निजी हो, सभी जगह ये गतिविधियां लागू होती हैं। अतः संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाएगा। तो संगठन या प्रशासन की सफलता असफलता किस पे निर्भर करती है? इन 7 गतिविधियों पर निर्भर करती है। ये एक तरह से इन 7 गतिविधियों पर, 7 तकनीकों पर बल देता है। इसलिए इस दृष्टिकोण को तकनीकी दृष्टिकोण भी कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई? तो हेडिंग डालो नीचे, पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण। मैं लिखा देता हूं पहले, फिर आगे वाले पे चलेंगे अपन। नीचे लिख लो अलग से, हेडिंग डाल लो अलग से, पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण। पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण। पहला पॉइंट, यह दृष्टिकोण, पहला पॉइंट लिखो, पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण में पहला पॉइंट लिखो। बेटा थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बहुत स्लो कर दी अपनी स्पीड। मैं 4-5 बार एक ही सेंटेंस को रिपीट करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो स्पीडली लिख लेते हैं, कुछ लोग जो है बड़े आराम आराम से अपने आप को कष्ट देना नहीं चाहते, है ना। तो थोड़ा सा अब आप स्कूल कॉलेज वाली लाइफ से बाहर आइए। कॉम्पिटिटिव लाइफ है। इसमें क्या है, जो जितना तेज भागेगा, जितना तरीके से चलेगा, स्पीडली चीजों को पकड़ेगा, टाइम से करेगा, उतना ही सक्सेस होगा। तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा, है ना। हालांकि मैं इतना ज्यादा नहीं बढ़ा रहा, मुझे बड़ी हालांकि दिक्कत होती है, क्योंकि सुबह मैं आरएस वालों को पढ़ाता हूँ। और अभी पिछले 1 साल से जब सेकंड ग्रेड खत्म हुआ आपका पिछला वाला, पिछले नवंबर एग्जाम कब हुई आपकी सेकंड ग्रेड के? भी दिसंबर में। तो अक्टूबर या नवंबर के आसपास मेरे सारे बैच कंप्लीट हो गए थे। तो उसके बाद में मैंने सेकंड ग्रेड का पहला ही बैच पढ़ा रहा हूँ। एक बैच और है जो सैटरडे संडे पढ़ाया कुछ दिन मैंने, उसमें अभी 1-2 क्लास हुई है, ज़्यादा नहीं हुई। तो फुल टाइम जो है आरएस में मेरा काम रहा। तो
वहाँ स्टूडेंट्स बहुत फास्ट लिखते हैं, बहुत अच्छे से लिखते हैं, फास्ट लिखते हैं। तो उस स्पीड से चौथाई स्पीड मैंने ले ली है, पर इससे ज़्यादा नीचे मत जाने की कोशिश करना है ना, नहीं जाने पाए, ठीक है। लिखो पोस्ट का दृष्टिकोण, पहला पॉइंट लिखो। अच्छा, स्पीड बनाने का तरीका बताता हूं। तरीका क्या है? लिखते समय आपका ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए, मेरे शब्दों पर होना चाहिए, समझते हुए लिखो। जो व्यक्ति का ध्यान कहीं और चल रहा है, हाथ यहाँ चल रहा है, सोच कहीं रहे, वो पूरे ढंग से सुनता नहीं है, और फिर वो एक शब्द सुनता है, उसको लिखता है, फिर दूसरे शब्द पे फिर ध्यान देता है, समझ गए ना, वो पीछे रह जाता है। और जिसने एक बात समझ लिया, उसका हाथ अपने आप तेजी से चलता है। समझ लिया, दिमाग में फिट कर लिया, उससे याद भी जल्दी होगा, आप लोगों को यहीं पे याद हो जाएगा आधा सा, तो है ना। देखो पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण, लूथर गुलिक, पहला पॉइंट लिखा था बेटा, पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित किया गया। लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित किया गया। सेकंड पॉइंट, इस दृष्टिकोण के अंतर्गत लोक प्रशासन के क्षेत्र में सात गतिविधियां या क्रियाकलाप शामिल किए जाते हैं। 7 गतिविधियां या क्रियाकलाप शामिल किए जाते हैं। 7 गतिविधियां या क्रियाकलाप शामिल किए जाते हैं, जिसे पोस्ट कॉर्ब के नाम से जाना जाता है। ऐसे लिखना, जिसे पोस्ट कॉर्ब के नाम से जाना जाता है। पोस्ट कॉर्ब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह दृष्टिकोण तकनीक निर्देशित दृष्टिकोण है। तकनीक निर्देशित दृष्टिकोण है। तकनीक निर्देशित दृष्टिकोण है, अर्थात लोक प्रशासन के क्षेत्र को सात गतिविधियों या तकनीकों तक सीमित मानता है। पहली लिखो, डैश करके पहली लिखो, प्लानिंग करना, P फॉर प्लानिंग। ऐसे लिखते जाना आप लोग, यहां पे P के आगे लिखना प्लानिंग करना। प्लानिंग करना, P का मतलब प्लानिंग करना, आगे लिख लेना ब्रैकेट में योजना बनाना। P का मतलब प्लानिंग करना, मतलब योजना बनाना। योजना की जगह नियोजन भी लिखा रहता है, तो योजना और नियोजन एक ही बात है। दूसरा है क्या, ओ लिखो, ओ के आगे लिखना ऑर्गेनाइजिंग।
ये लिखा हुआ। ऑर्गेनाइजिंग करना, संगठित करना, ऑर्गेनाइजिंग, संगठित करना, संगठित करना, ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा लिखो SPOS। एस मतलब स्टाफिंग, कर्मचारियों की नियुक्ति करना। एस का मतलब स्टाफिंग, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना। स्टाफिंग का मतलब कर्मचारियों की नियुक्ति करना। डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग, निर्देशित करना, डायरेक्टिंग, निर्देशित करना, डायरेक्टिंग, निर्देशित करना, निर्देशित करना। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। CO का मतलब लिखना कोऑर्डिनेशन, समन्वय करना, तालमेल बैठाना या समन्वय करना। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? तालमेल बैठाना या समन्वय करना, तालमेल बैठाना या समन्वय करना। नेक्स्ट क्या है? रिपोर्टिंग। आर का मतलब हो गया रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग। आर का मतलब क्या है? रिपोर्टिंग। प्रतिवेदन मांगना, प्रतिवेदन मांगना, रिपोर्ट तैयार करवाना या प्रतिवेदन मांगना, प्रतिवेदन मांगना या रिपोर्ट तैयार करवाना, प्रतिवेदन मांगना या रिपोर्ट तैयार करवाना। और लास्ट है बजटिंग, B4 बजटिंग। बजटिंग, बजटिंग, बजट तैयार करवाना, बजट तैयार करवाना। नोट डाल के लिखो, नीचे नोट डाल के लिखो। 1971 में 1971 1971 में लूथर गुलिक ने अपनी पोस्ट कॉर्व शब्द में, अपने पोस्ट कॉर्व शब्द में, अपने पोस्ट कॉर्व शब्द में, पोस्ट कॉर्व शब्द में ई अक्षर, ई अक्षर को भी शामिल किया, ई अक्षर को भी शामिल किया, जिसका अर्थ होता है एवेल्युएशन, मूल्यांकन करना, एवेल्युएशन, एवेल्युएशन, मूल्यांकन करना, जिसका अर्थ होता है एवेल्युएशन, EVALUATION, एवेल्युएशन। एक होता है एवोल्यूशन, एवोल्यूशन मतलब होता है उद्भव, और एवेल्युएशन होता है अलग शब्द।
एवेल्युएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना, एवेल्युएट करना कि क्या काम किया, कैसा किया है, क्या रिजल्ट निकले हैं, उसको कहते हैं एवेल्युएशन। क्या कहते हैं? एवेल्युएशन। 8वां शब्द क्या जोड़ दिया? एवेल्युएशन जोड़ दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट को, यह दृष्टिकोण सरकारी प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर नहीं मानता है। सरकारी प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर नहीं मानता है, मतलब दोनों को समान मानता है। यह दृष्टिकोण, नेक्स्ट पॉइंट, यह दृष्टिकोण संगठन की सफलता के लिए, यह दृष्टिकोण संगठन की सफलता के लिए, यह दृष्टिकोण संगठन की सफलता के लिए संगठन की सफलता के लिए पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण मानता है। पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण मानता है। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। देखो, जो लोग 7 कह रहे हैं वो भी सही है और जो लोग 8 कह रहे हैं वो भी सही है, आपकी गलती नहीं है यहाँ। एक्चुअल में क्वेश्चन यहां से पकड़ में ही नहीं आएगा क्या कहना चाह रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, हिंदी में अगर ऐसे लिखा आ जाए पोस्ट कॉर्प, तो आपको क्या करना है कि ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ऑप्शन को, आपको इंग्लिश वर्जन पढ़ना है, इंग्लिश में क्या लिखा है, इंग्लिश शब्द को फोकस करना, ध्यान रखना। क्या करना है? इंग्लिश शब्द को देखना है। क्वेश्चन आ जाए हिंदी में तो ऐसे लिखा आएगा, या हो सकता है वैसे भी लिख दे, इंग्लिश वाले शब्दों को लिख दे, लेकिन हिंदी में ऐसे लिखा आ जाए तो आपको क्या करना है, आंसर देने से पहले बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, गलती मत करना। कल को फिर ये मत कहना कि साहब ने गलत करा दिया, सर ने हमें तो ये 7 बताया था या 8 बताया था। आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इंग्लिश में पढ़िए कि वहां पर इंग्लिश में ऐसे तो लिखा नहीं होगा, इंग्लिश में जरूर ऐसे लिखा होगा। तो आप इसमें चेक कर लेना कि ई जुड़ा हुआ है या नहीं है। अगर ई शब्द नहीं है तो आंसर क्या होगा? 7। और अगर इसमें ई शब्द भी जुड़ा हुआ है तब आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? वैसे 99% अब तक जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है, अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं पोस्ट कॉल वाले,
उसका आंसर 7 ही माना गया है, क्योंकि ये तो वो बाद में जोड़ दिया था। 1937 में ही पोस्ट कॉल शब्द आ गया था, 1937 में। पेपर्स ऑन दी साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनकी पुस्तक का नाम है, लूथर गुलिक की पुस्तक का नाम। उस पुस्तक के अंदर इन्होंने पोस्ट कॉल शब्द दिया, और ये पोस्ट कॉल शब्द जो पॉपुलर हुआ था तो वो 7 गतिविधियों को लेके ही हुआ था, 8 को लेके नहीं। 8वां अक्षर तो उन्होंने बहुत बाद में 1971 में जोड़ा था। तो आज भी जो पॉपुलर है वो 7 गतिविधियों वाला ही पॉपुलर है। तो अधिकतर फिर भी बाई चांस गलती से आपको 8 पूछ ले तो 8 पूछेगा तो इंग्लिश में आपको ई शब्द दिखाई दे जाएगा। अगर ई शब्द नहीं है तो आंसर क्या होगा? 7। अगर ई अक्षर दिख जाए तो क्या हो जाएगा? 8 होगा। समझ में आ गई क्या बात? अच्छा, एक और बात बता दूं, ई जरूरी नहीं है कि लास्ट में या यहाँ पे भी दे सकते हैं उसको, बीच में, है ना। तो इसको ई को देख लेना कि ई है या नहीं है। अगर ई है तो 8 हो जाएंगी, ई नहीं है तो फिर कोई कंफ्यूजन किसी को, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो अब वापस आते हैं अपन। पोस्ट कॉप दृष्टिकोण क्या कहता है? पोस्ट कॉप दृष्टिकोण कहता है कि अगर किसी संगठन को सफल बनाना है, प्रशासन को सफल बनाना है, तो आप इन 7 गतिविधियों को अच्छे से लागू कर लीजिए, संगठन सफल हो जाएगा, प्रशासन सफल हो जाएगा। यानी प्रशासन 7 गतिविधियों तक सीमित है। इन 7 गतिविधियों को जिसने अच्छे से लागू कर दिया, अच्छे से जान लिया, वो प्रशासन को अच्छे से जान लेगा। प्रशासन का क्षेत्र इन 7 गतिविधियों तक ही सीमित है। ये लूथर गुलिक साहब कहते हैं पोस्ट कॉप दृष्टिकोण के अंदर। इस दृष्टिकोण का कटु आलोचक आता है, कौन सा दृष्टिकोण? विषय दृष्टिकोण। विषय वस्तु दृष्टिकोण इसकी आलोचना करता है, और इस दृष्टिकोण का जो विचारक है, इसको देने वाला जो विचारक है, उसका नाम है लेविस मेरियम। लेविस मेरियम जो हैं, ये लेविस मेरियम विषय वस्तु दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं और पोस्ट कॉप दृष्टिकोण के कटु आलोचक हैं। क्यों आलोचक हैं? पोस्ट कॉप दृष्टिकोण क्या कह रहा है? ध्यान से समझना बेटा, अब ध्यान समझना। मैं दोनों का लिंक बता रहा हूं, किताब से समझ में नहीं आएगा, डिफरेंस बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आता है। पोस्ट कॉप दृष्टिकोण कहता है कि प्रशासन की सफलता 7 गतिविधियों तक सीमित है। किसी प्रशासन को या संगठन को सफल होना है तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये 7 गतिविधियां, 7 तकनीकें ढंग से लागू कर दो, आपका संगठन सफल हो जाएगा। लेकिन यहां पर विषय वस्तु दृष्टिकोण कहता है कि प्रशासन की सफलता के लिए, किसी संगठन की सफलता के लिए, प्रशासन की या संगठन की सफलता के लिए पोस्ट कॉप गतिविधियां इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन केवल पोस्ट कॉप गतिविधियों के लागू करने से प्रशासन सफल हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तो क्या कह रहा है पोस्ट कॉप दृष्टिकोण? क्या कह रहा है पोस्ट कॉप दृष्टिकोण? क्या कह रहा है कि केवल 7 गतिविधियों तक सीमित है, इन 7 गतिविधियों को लागू कर लो, प्रशासन सफल हो जाएगा। ये कहता है कि 7 गतिविधियां इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन ये जो अतिवादी बात कर रहा है ना पोस्ट कॉप दृष्टिकोण वाला लूथर गुलिक, कि 7 गतिविधियों तक ही सीमित है, ये बात बिल्कुल गलत है। 7 गतिविधियां इंपॉर्टेंट हैं, ये बात सही है, लेकिन प्रशासन की सफलता असफलता केवल और केवल इन पर निर्भर नहीं करती है। पोस्ट कॉप गतिविधियां इंपॉर्टेंट है, लेकिन केवल पोस्ट कॉप गतिविधियों पर ही निर्भर नहीं करती है, इसके अलावा और भी कुछ होता है। और कुछ क्या है? वो विषय वस्तु होती है। विषय वस्तु होती है मतलब ये तो तकनीकें हैं, ये तकनीकें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन केवल तकनीकों को लागू करने से ही प्रशासन सफल नहीं होगा। लोक प्रशासन के क्षेत्र में केवल तकनीकें ही नहीं आती हैं, बल्कि विषय वस्तु का ध्यान रखना भी जरूरी है। विषय वस्तु भी इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी का घड़ा जो भी है, मिट्टी के जो भी सामान बनता है वो बनाता है, और अपने काम में उसको बड़ी एक्सपर्टनेस हासिल है। उसको मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने की बड़ी टेक्निक्स आती हैं, अच्छी तरीके से टेक्निक्स आती हैं।
वो अपने काम को करने में एकदम सिद्धस्त है, उसको अच्छे से प्लानिंग करना आता है, ऑर्गेनाइजिंग करना आता है, स्टाफिंग आता है, सब कुछ उसको बढ़िया से आता है, मना कि कोई भी काम कर रहा है उसके मामले में। अगर उस व्यक्ति को, जो कुम्हार है, उसके पास ये सारी तकनीकें बहुत अच्छे से आती हैं, अगर उसको चिकनी मिट्टी के स्थान पर रेतीली मिट्टी दे दी जाए तो क्या उन्हीं तकनीकों से वो सक्सेस हो जाएगा क्या? मेरी बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई? क्यों भैया, तकनीकें तो बढ़िया आती हैं, वही तकनीकें लगा रहा है, सक्सेस हो जाना चाहिए। भैया तकनीकें जिस चीज पे काम कर रही हैं उस वस्तु की नेचर कैसी है, उसकी विषय वस्तु कैसी है, उसको भी तो देखना पड़ेगा। चिकनी मिट्टी का नेचर अलग है और रेतीली मिट्टी का नेचर अलग है। तो जो तकनीकें चिकनी मिट्टी में लागू होती हैं वो तकनीकें पूरी तरह वैसी की वैसी तकनीकें रेतीली मिट्टी में लागू नहीं होती हैं। जो प्लानिंग आप चिकनी मिट्टी से बर्तन बनाने के लिए कर रहे हैं वो ही प्लानिंग से आप रेतीली मिट्टी से बर्तन नहीं बना सकते। इस बात को एग्जाम्पल लेता हूं प्रशासन में। किस में लेता हूं? प्रशासन में। मैंने एक दिन बताया था, कल ही बताया था, मैंने कहा कि माना कि कोई जयपुर का कलेक्टर है, जयपुर में कलेक्टर साहब है और जयपुर में कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, उनको प्रशासन चलाना बहुत अच्छे से आता है, अपने जयपुर शहर को कैसे प्लानिंग से कैसे प्रशासन चलाना, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग सब आता है उसको अच्छे से। कलेक्टर साहब बहुत अच्छे हैं और यहाँ कलेक्टर साहब की जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और अब उन्हीं कलेक्टर साहब का ट्रांसफर माना कि अपन मान लें कि प्रतापगढ़ में हो गया। कहाँ हो गया? प्रतापगढ़ में हो गया, डूंगरपुर में हो गया, बांसवाड़ा में हो गया, कहीं भी हो गया। और वही कलेक्टर साहब जो है वहां कुछ दिनों बाद में पता लगता है कि उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके खिलाफ उनका पुतला जलाया जा रहा है। हो सकता है नहीं हो सकता? अब बताइए मुझे, वही कलेक्टर साहब, प्रशासन चलाने की तकनीकें वही बढ़िया थी, उनके पास सब कुछ आता था। जो तकनीकें जयपुर में सक्सेस थी, जयपुर की जनता पर, जयपुर की समस्याओं को लेकर के जो तकनीकें सक्सेस थी वही आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर फेल हो गई। मतलब कलेक्टर साहब को जयपुर वाली तकनीकों में चेंज करना पड़ेगा। वहां की विषय वस्तु के अनुसार वहां के लोगों की डिमांड क्या है, वहां के लोगों की पढ़ाई लिखाई, उनका समझ का स्तर क्या है, वहां की परंपराएं क्या है, वहां के सामाजिक रीति रिवाज क्या है, उन सब चीज का एनालिसिस करके और फिर वहां पर प्रशासन चलाना पड़ेगा। जो प्रशासन, जो तकनीकें जयपुर में सक्सेस है वो बांसवाड़ा में सक्सेस नहीं हो सकती, क्योंकि बांसवाड़ा की प्रशासन संबंधी विषय वस्तु अलग है और जयपुर की विषय वस्तु अलग है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो प्रशासन की सफलता के लिए, संगठन की सफलता के लिए केवल गतिविधियां ही इंपॉर्टेंट नहीं है। गतिविधियां इंपॉर्टेंट तो है लेकिन केवल गतिविधियां इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? इसने क्या कहा था पोस्टकॉप दृष्टिकोण ने कि केवल गतिविधियों तक सीमित है, 7 गतिविधियों तक। इसने कहा 7 गतिविधियां इंपॉर्टेंट तो है लेकिन केवल 7 गतिविधियां ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके अलावा विषय वस्तु भी इंपॉर्टेंट। और अपनी बात को कहने के संबंध में लेविस मेरियम साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, और लेविस मेरियम साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया? उन्होंने कहा कि पोस्टकॉप दृष्टिकोण और विषय वस्तु दृष्टिकोण कैंची की 2 फलकों के समान हैं। कैंची की 2 फलकों के समान हैं। प्रशासन की सफलता के लिए दोनों में कोऑर्डिनेशन होना और तीखापन होना, सामंजस्य होना जरूरी है। दोनों के प्रयास से होगा। मतलब कैंची एक फलक यानी एक धार से कपड़ा कट सकता है क्या? नहीं। दोनों ही फलकों में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मतलब कैंची की 2 फलकों के समान है। एक फलक कौन सी है? पोस्टकॉप दृष्टिकोण, और दूसरी कौन सी है? विषय वस्तु दृष्टिकोण। ये आपके सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आ चुका है। ये आपके सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन पूछा था कि लेविस मेरियम के अनुसार कैंची की, प्रशासन कैंची की 2 फलकों के समान है, जिनमें से एक फलक पोस्टकॉप दृष्टिकोण है तो दूसरी फलक का
क्या नाम है? ऑप्शन दिए थे नीचे, विषय वस्तु दृष्टिकोण आपको छांटना था। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा था। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रशासन को या लोक प्रशासन को कैंची की दो फलकों के समान किसने बताया है? लेविस मेरियम ने। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूं, अब थोड़ा सा इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ लूं। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं आपके सामने। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, लेविस मेरियम ने पोस्ट कॉल्व दृष्टिकोण की आलोचना की। लेविस मेरियम ने पोस्ट कॉल्व गतिविधियों का खंडन किया। सी, लेविस मेरियम ने पोस्ट कॉल्व दृष्टिकोण का समर्थन किया। क्या आंसर होगा? यार अभी अभी पढ़ाया है, फिर इतने मत क्या आंसर होगा? अच्छा, ऑप्शन चलो एक एक करके पूछ लेते हैं। ए आंसर वाले कितने लोग हैं? यानी 1/10 भी नहीं है। बी आंसर वाले कितने लोग हैं? बी वालों की संख्या ए से ज्यादा है। सी वाले कितने हैं? एक, एक दो हैं, 3। और डी वाले कितने हैं? मतलब बी और डी वालों की संख्या ज्यादा है। अब मुझे एक बात बताओ यार, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के एक बात बोल रहा था, और अब आप कहोगे कि साहब एग्जाम में क्वेश्चन माना कि इस तरह से आ जाए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और मैं तो कहूंगा कि मैंने पढ़ाया उससे कुछ भी बाहर नहीं गया, और आप कहोगे पोस्ट कॉल वाला साहब हमने बताया नहीं, टफ आया था ये क्वेश्चन, हमसे हुआ ही नहीं, हमारा गलत हो गया। और आप आपस में लड़ोगे, वो एक कहेगा कि ए सही है, दूसरा कहेगा बी सही है, तीसरा कहेगा डी सही है। जब मैं आप लोगों को बार बार रिपीटेडली, जस्ट अभी पढ़ाते समय क्या कह रहा था, मैं एक बात कह रहा था बार बार, लेविस मेरियम ने क्या कहा? पोस्ट कॉल गतिविधियां तो इंपॉर्टेंट है प्रशासन की सफलता में, लेकिन सफिशिएंट नहीं है।
यानी पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण ये कहता है, पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण ये कहता है कि लोक प्रशासन या संगठन की सफलता में ये 7 गतिविधियां इंपॉर्टेंट है। यानी प्रशासन के क्षेत्र को समझना, प्रशासन को सफल बनाना, तो 7 गतिविधियों को ही सही तरीके से लागू कर दीजिए, आपका प्रशासन सफल हो जाएगा। मतलब प्रशासन को केवल और केवल 7 गतिविधियों तक सीमित करता है। ये तो लुथर गुलिक कह रहा था, पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण कह रहा है ये बात। वहीं विषय वस्तु दृष्टिकोण क्या कहता है, लेविस मेरियम क्या कहता है? लेविस मेरियम कहता है कि पोस्टकॉर्प गतिविधियां इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन लोक प्रशासन की सफलता असफलता केवल इन पर निर्भर नहीं करती है, विषय वस्तु पर भी निर्भर करती है। विषय वस्तु भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि पोस्टकॉर्प गतिविधियां इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन ये केवल और केवल इन्हीं के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि प्रशासन सफल होगा या नहीं होगा। इसके अलावा विषय वस्तु का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब बार बार मैं घुमा फिरा करके बातों को रिपीट कर रहा था, फिर भी आप इसको नहीं पकड़ पा रहे हो, तो फिर इसका मतलब है कि आप लोगों की रीजनिंग और समझने की शक्ति में थोड़ी सी कमजोरी है। अब बता दीजिए आंसर क्या होगा? अभी भी गड़बड़ा रहा है। डी होगा। ये तो यार सारी मेहनत पे पानी फिर गया। आंसर होगा ए। आंसर क्या होगा? ए। मैं बार बार क्या कह रहा हूं, लेविस मेरियम ने पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण की आलोचना की। पहले ही कह दिया था मैंने स्टार्टिंग में कि पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण का कटु आलोचक कौन है? लेविस मेरियम है। ये कहा था मैंने, लेविस मेरियम ने आलोचना की थी। और मैंने बार बार कह रहा हूं कि पोस्टकॉर्प गतिविधियां इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। मतलब पोस्टकॉर्प गतिविधियों पर निर्भर तो करता है प्रशासन की सफलता असफलता, लेकिन केवल उन पे ही निर्भर करता है, ये बात गलत है। ये बात कौन कहता है? पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण कहता है कि केवल 7 गतिविधियों तक ही सीमित है क्या प्रशासन। ये कहता है कि 7 गतिविधियां इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन केवल 7 गतिविधियों तक ही सीमित नहीं करता है, बल्कि विषय वस्तु पर भी निर्भर करता है। तो इसका मतलब समझ में क्या आया कि लेविस मेरियम जो अतिवादी बातें हैं पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण की, उसका क्या कहता है? खंडन करता है, आलोचना करता है। पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण की आलोचना करता है। किस बात की आलोचना करता है? कि पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण जो बार बार ये कहता है कि लोक प्रशासन 7 गतिविधियों तक सीमित है, प्रशासन की सफलता असफलता 7 गतिविधियों पर निर्भर करती है, लोक प्रशासन केवल और केवल 7 गतिविधियों तक ही सीमित है, इस बात का खंडन करता है। वो इस बात का खंडन नहीं करता कि 7 गतिविधियां शामिल नहीं होती हैं सफलता में, शामिल तो होती हैं, लेकिन केवल इन तक ही डिपेंड नहीं करती। इसके अलावा विषय वस्तु भी इंपॉर्टेंट होती है। प्लानिंग करो तो विषय वस्तु को ध्यान में रख के करो, ऑर्गेनाइजिंग करो तो विषय वस्तु को ध्यान में रख के करो, स्टाफिंग करो तो भी विषय वस्तु को ध्यान में रख के करो। जिस क्षेत्र में जैसी प्लानिंग, अब एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको शिक्षा के क्षेत्र में प्लानिंग करनी है और एक अकाल आपदा प्रबंधन या आपदा राहत के क्षेत्र में प्लानिंग करनी है। बात को समझने की कोशिश करो। प्लानिंग एक तो शिक्षा के क्षेत्र में करनी है कि कितने शिक्षकों की भर्ती करनी है, हमारे राज्य में शिक्षा का स्तर कितना बढ़ाना है, हमारे राज्य में कितने स्कूल है, कितने खाली पद पड़े, ये डाटा मिल जाएगा आसानी से। आप उसके अकॉर्डिंग कितने स्कूल खोलने हैं, कितनी पोस्ट बढ़ानी है, ये सब कुछ प्लानिंग अच्छे से कर सकते हो, बेटर तरीके से कर सकते हो, उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। लेकिन वहीं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आप प्लानिंग करते हो, आपको क्या पता कि बाढ़ आएगी, कि तूफान आएगा, कि बादल फटेगा, कि क्या होगा। आप परफेक्ट प्लानिंग आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कर सकते हो क्या? आपदा प्रबंधन के क्षेत्र की प्लानिंग अलग तरीके से होगी और शिक्षा के क्षेत्र की प्लानिंग अलग तरीके से होगी। तो इसका मतलब है आपदा प्रबंधन का क्षेत्र जो है वो क्या है? विषय वस्तु है, और शिक्षा का क्षेत्र क्या है? विषय वस्तु। तो शिक्षा के क्षेत्र की प्लानिंग अलग हो गई और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र की प्लानिंग अलग हो गई। इसका मतलब है कि प्लानिंग यानी पोस्टकॉर्प गतिविधियां विषय वस्तु के अनुसार अलग अलग
होती हैं। इसका मतलब है कि प्रशासन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का होता है। सरकारी क्षेत्र का प्रशासन अलग होता है, निजी क्षेत्र का प्रशासन अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से गतिविधियां लागू की जाती हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों की विषय वस्तु अलग अलग होती है। बात समझ में आ गई क्या? क्या क्वेश्चन था भैया? अभी भी नहीं दिखा। यहां पे मैंने बोला पोस्टकॉप दृष्टिकोण की आलोचना की, और यहां पे कहा पोस्टकॉप गतिविधियों का खंडन किया। पोस्टकॉप दृष्टिकोण में गतिविधियां शामिल हैं, ये बात सही है, लेकिन पोस्टकॉप दृष्टिकोण में गतिविधियों के अलावा कुछ एक्स्ट्रा बात भी है। क्या है? पोस्टकॉप दृष्टिकोण में गतिविधियां शामिल है, सही है, लेकिन उन गतिविधियों के अलावा एक्स्ट्रा बात भी है। एक्स्ट्रा बात क्या कह रहा? सुन, पहले सुन, मेरी बात सुन ले। एक्स्ट्रा बात क्या कहता है कि पोस्टकॉप दृष्टिकोण क्या कहता है कि लोक प्रशासन 7 गतिविधियों तक सीमित है। ये जो शब्द आ रहा ना लास्ट में, सीमित है, लोक प्रशासन 7 गतिविधियों तक सीमित है, ये सीमित शब्द पे आपत्ति है। 7 गतिविधियों पे आपत्ति नहीं है। किस शब्द पे आपत्ति है? सीमित है। लेविस मेरियम कहता है कि 7 गतिविधियां तो हैं, लेकिन केवल 7 गतिविधियों तक सीमित है, ऐसा नहीं है। ये कहां तक है? 7 गतिविधियों के साथ साथ विषय वस्तु भी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये अतिवादी बात कर रहा है, लोक प्रशासन को केवल 7 गतिविधियों तक सीमित कर रहा है। कौन कर रहा है? पोस्टकॉप दृष्टिकोण। इसलिए इसका आलोचना करता है। इसकी सीमितता बताने के कारण, 7 गतिविधियों तक ही प्रशासन को सीमित करने के कारण पोस्टकॉप दृष्टिकोण की लेविस मेरियम आलोचना करता है। पोस्टकॉप दृष्टिकोण का कटु आलोचक है। मैंने पहले ही कहा 7 गतिविधियों का आलोचक नहीं है। अब समझ में आ गया? क्लियर हो गया सबको? और किसी को डाउट है क्या? है कोई डाउट? पोस्टकॉप गतिविधियों का समर्थन किया है, पोस्टकॉप दृष्टिकोण का समर्थन नहीं किया। पोस्टकॉप दृष्टिकोण अतिवादी दृष्टिकोण है, जो प्रशासन को केवल 7 गतिविधियों तक सीमित करता है, लेकिन यह कहता है कि 7 गतिविधियां इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन 7 गतिविधियों तक ही सीमित नहीं है, उसमें विषय वस्तु भी इंपॉर्टेंट होती है। समझ में आ गया? लिख लो पोस्टकॉप दृष्टिकोण, उसमें विषय वस्तु दृष्टिकोण। विषय वस्तु दृष्टिकोण में लिखो। विषय वस्तु दृष्टिकोण में लिखें, यह दृष्टिकोण लेविस मेरियम ने, यह दृष्टिकोण लेविस मेरियम ने प्रतिपादित किया। लेविस मेरियम ने प्रतिपादित किया। लेविस मेरियम ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट पॉइंट, लेविस मेरियम पोस्टकॉप दृष्टिकोण की कटु आलोचना करते हैं। पोस्टकॉप दृष्टिकोण की कटु आलोचना करते हैं। पोस्टकॉप दृष्टिकोण की कटु आलोचना करते हैं। लेविस मेरियम पोस्टकॉप दृष्टिकोण की कटु आलोचना करते हैं, हालांकि वे प्रशासन की सफलता के लिए, हालांकि वे प्रशासन की सफलता के लिए, हालांकि वे प्रशासन की सफलता के लिए पोस्टकॉप गतिविधियों
पोस्ट कॉल गतिविधियों को महत्वपूर्ण मानते हैं, परंतु प्रशासन की सफलता या असफलता या क्षेत्र को प्रशासन की सफलता असफलता या क्षेत्र को केवल 7 गतिविधियों तक ही केवल 7 गतिविधियों ब्रैकेट में लिखना पोस्ट कॉल 7 गतिविधियों ब्रैकेट में लिखना पोस्ट कॉल 7 गतिविधियों तक ही सीमित नहीं मानते हैं। सीमित नहीं मानते हैं। वे प्रशासन की सफलता असफलता नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, चाहे उसमें लिख लो। वे प्रशासन की सफलता असफलता के संदर्भ में पोस्ट कॉल गतिविधियों के साथ साथ विषय वस्तु के महत्व को भी उजागर करते हैं। विषय वस्तु के महत्व को भी उजागर करते हैं। विषय वस्तु के महत्व को भी उजागर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लेविस मेरियम के अनुसार पोस्ट कॉल दृष्टिकोण और विषय वस्तु दृष्टिकोण कैंची की 2 फलकों के समान हैं। कैंची की 2 फलकों के समान हैं। कैंची की 2 फलकों के समान हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह दृष्टिकोण अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग विषय वस्तु होने के कारण अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग विषय वस्तु होने के कारण लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को भी अलग अलग मानते हैं।
अर्थात लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर करते हैं, लोक प्रशासन या निजी प्रशासन में अंतर करते हैं। ये आपका दृष्टिकोण के आधार पे बात होगी, और यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट पेज पे यहां लिखो, हेडिंग डालो, व्यवहारिक रूप से मैं जो बना रहा हूं उसको बना लें, मुश्किल से 5 मिनट लगेगी। विधायिका का काम क्या होता है? नीति निर्माण। कार्यपालिका नीति क्रियान्वयन, न्यायपालिका नीति समीक्षा। यहाँ पे भी विधायिका का नीति निर्माण, कार्यपालिका नीति क्रियान्वयन, न्यायपालिका नीतियों की समीक्षा करना। यहाँ लोक प्रशासन का संबंध तीनों से है और यहाँ पर केवल कार्यपालिका शाखा से है। ये जो नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन, नीति समीक्षा है वो ही यहाँ पे आएगा तीनों जगह, सेम बात है। यहाँ संकुचित अर्थ में लोक प्रशासन का संबंध केवल कार्यपालिका यानी नीति क्रियान्वयन से है। अभी जाइए मत, बच रहा है, अभी बंद मत कीजिए। मैं नहीं कहूं तब तक हिलने की कोशिश मत करें, है ना। अभी कुछ और लिखाऊंगा। व्यापक दृष्टिकोण, सरकार की तीनों शाखाओं में से तीनों शाखाओं से संबंध होता लोक प्रशासन का। देखो लिख लिया है सबने।
अब समझ लो, इसको समझा देता हूं। देखो, अभी तक तो अपन सैद्धांतिक आधार पर पढ़ रहे थे कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियां आती है, कौन कौन से क्रियाकलाप आते हैं, पोस्ट कॉप दृष्टिकोण और विषय वस्तु दृष्टिकोण। अब व्यवहारिक रूप से देखें कि सरकार की कौन कौन सी शाखाएं लोक प्रशासन से संबंधित है। आपको पता है कि संकुचित अर्थ में आप देखो सरकार की कितनी शाखाएं होती हैं? तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका का काम क्या होता है? नीति निर्माण। कार्यपालिका का काम क्या होता है? नीति क्रियान्वयन। और न्यायपालिका का नीतियों की समीक्षा करना। तो संकुचित अर्थ को मानने वाले विचारक क्या कहते हैं? संकुचित अर्थ को मानने वाले विचारक ये कहते हैं कि लोक प्रशासन यानी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों का जो काम होता है वो नीति बनाने का काम नहीं होता, नीति समीक्षा करने का काम नहीं होता। मेनली काम किससे है? नीतियों के क्रियान्वयन। जो सरकार बनाती है, जो संसद बना देती है, उसको ये क्या कहते हैं? लागू कहते हैं। लोक प्रशासन को ये केवल और केवल कार्यपालिका शाखा या नीति क्रियान्वयन संबंधी शाखा तक ही सीमित कहते हैं। ये कौन सा अर्थ है? संकुचित दृष्टिकोण। बात समझ में आ गई? संकुचित दृष्टिकोण। इसको मानने वाले विचारकों के नाम लिख लो। इसको मानने वाले विचारकों के नाम लिखो। समर्थक विचारक। इसके नीचे लिख लेना, कहीं भी लिख लेना। मानने वाले विचारकों के नाम लिखो। वुड्रो विल्सन, संकुचित विचारधारा को मानने वाले विचारकों के नाम लिखो। वुड्रो विल्सन, एल.डी. वाइट, पिफनर, F.M. मार्क्स, फेलिक्स निग्रो। ये नाम अजीब से लगेंगे, सारे नाम बार बार रिपीट होंगे, आपको याद हो जाएंगे। विदेशी है सारे के सारे, हमको याद करने पड़ेंगे। वुड्रो विल्सन, एल.डी. वाइट, पिफनर, F.M. मार्क्स और फेलिक्स निग्रो। ये सारे विचारक किसके हैं? संकुचित विचारधारा के विचारक हैं। लिख लिया? अब देखिए व्यापक दृष्टिकोण क्या कहता है। व्यापक दृष्टिकोण कहता है कि सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। विधायिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या होता है? नीति निर्माण। कार्यपालिका का और न्यायपालिका का नीति समीक्षा। इस विचारधारा को मानने वाले जो विचारक हैं, जो व्यापक विचारधारा को मानते हैं, वो ये मानते हैं कि लोक प्रशासन का मेन काम तो नीति क्रियान्वयन है, लेकिन जो संसद में बैठे हुए नेता है ना, ये खुद नीतियां नहीं बना सकते, इनको नीति बनाने में भी ये मदद करते हैं। आपको पता है कोई भी विधेयक कानून बनता है संसद में तो उसको तैयार कौन करवाते हैं? प्रशासनिक अधिकारी, सचिव वगैरह करवाते हैं। सरकार, न्यायपालिका जो है नीतियों की समीक्षा करती है, न्याय करती है। प्रशासन के द्वारा ही न्यायपालिका के निर्णयों को लागू करवाया जाता है। न्यायपालिका को भी समीक्षा करने में ये लोग मदद करते हैं। रिपोर्ट कमेटियां बनाती है कई बार न्यायपालिका इनके माध्यम से। और इसके अलावा न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका के जैसे ही बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी भी न्यायिक कार्यों को करते हैं। तो इसका मतलब है कि लोक प्रशासन का संबंध जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों शाखाओं से है। किनसे है? तीनों। नीति निर्माण संबंधी काम भी लोक प्रशासन से जुड़ा है, नीति क्रियान्वयन तो है ही है, और समीक्षा या न्याय देने संबंधी काम भी इससे जुड़ा हुआ है। इसके समर्थक विचारकों के नाम लिख लो। साइमन, स्मिथ वर्ग, हेनरी फेयोल,
लूथर गुलिक, बिलोबी, ऑर्डर टीड, हेनरी फेओल, हेनरी फेओल, लूथर गुलिक, बिलोबी, ऑर्डर टीड, ऑर्डर टीड, हेनरी फेओल, हेनरी फेओल, लूथर गुलिक, बिलोबी, ऑर्डर टीड। एक बात ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा नहीं तो एग्जाम में। आपके लिए, आप लोग यार क्या जल्दीबाजी मचाते हैं, आप लोग सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट ना सही, टीचर ग्रेड के सही, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यार, आपको सिलेक्शन लेना है, 10-5 मिनट का पेशेंस होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो क्वेश्चन, एक डाउट क्लियर कर रहा हूं, किताबों में कंफ्यूजन पैदा होगा, बहुत सारी जगह कंफ्यूजन पैदा होगा। बहुत सी किताबों में वुड्रो विल्सन को और एल.डी. वाइट को यहां मान रखा व्यापक में, और लूथर गुलिक को कहां मान रखा है, संकुचित में। बहुत सी किताबों में, बहुत से बुक्स, गाइड, जो भी आप कहीं पढ़ेंगे, कोई और टीचर लिखा भी सकता है ऐसा। उसके पीछे रीजन है क्योंकि सही यही है, उसके पीछे रीजन ये है कि ये वुड्रो विल्सन और एल.डी. वाइट जो है वास्तव में ये व्यापक विचारधारा के विचारक हैं, सॉरी संकुचित विचारधारा, क्या लिखा है मैंने, संकुचित में लिखा है ना, इसका उल्टा लिखा दिया यार। देखो अब गलती हो जाती ना, तुम लोग गलत लिख के चले जाते हैं। ये व्यापक के हैं और ये किसके हैं, संकुचित के हैं, उल्टा लिख लो। ये तो है व्यापक के और ये किसके हैं, चेंज कर लेना। चलो देखो याद आ गया, यहां पे उल्टा लिखा दिया। अब मैं ये कह रहा था, सुनिए, जो एग्जाम में आपके गलती होती है वो ये है कि ये व्यापक में देख के वुड्रो विल्सन और एल.डी. वाइट, लेकिन हकीकत में बात ये है कि ये बेसिकली संकुचित के हैं। ये किसके हैं, संकुचित के। और लूथर गुलिक को जो संकुचित में दे रखा है, ये एक्चुअल में किस में है, व्यापक में। लेकिन सही तो यही है, लेकिन मैंने तुमको गलत क्यों लिखा रखा है, इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि हमारे राजस्थान के अंदर जितनी भी किताबें चलती हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, सब में ऐसे दे रखा है, सब में ऐसे दे रखा है। क्वेश्चन आ जाएगा तो आप ऐसे करके आना, टेक्स्ट बुक जितनी भी राजस्थान यूनिवर्सिटी की जितनी भी चलती हैं, फड़िया वगैरह वगैरह जो भी है, वो सब में ऐसे दे रखा है, तो आप ऐसे करके आना। हायर एजुकेशन के लेवल पे किताब शर्मा सडाना, अवस्थी महेश्वरी जो हायर लेवल की है, उनमें ऐसे ही दे रखा है, बदल के दे रखा है। लेकिन हमको क्या करना है, जो हमारे राजस्थान में प्रचलित है उसी को फॉलो करना है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है।